हम लोग बेटा पिछले क्लास में सिंक्रोनस मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल देखा, उसकी संरचना देखा कि वो जो है सिंक्रोनस जनरेटर के समान ही उसकी संरचना है और सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस जनरेटर की तरह और सिंक्रोनस जनरेटर को सिंक्रोनस मोटर की तरह से यूज कर सकते हैं। सारी बातें हो गई। उसमें यहाँ से जो है डीसी सप्लाई देंगे, उधर से एसी सप्लाई भी देंगे, ये सारा काम करेंगे। फिर भी ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, तो इसे स्टार्ट करने के लिए हम लोग डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करेंगे। इसका स्टार्टिंग टार्क शून्य है। ये सब सारी विशेषताएं हम लोग एक एक करके पिछले क्लास में देख चुके हैं। आज हम लोग उससे अब आगे चलते हैं। तो आगे हम लोग क्या देखेंगे, इसका सिंक्रोनस मोटर का भी वक्र देखेंगे। क्या है? सिंक्रोनस मोटर का भी वक्र, कैपिटल भी कर। तो ये जो है फील्ड धारा IF व आर्मेचर धारा IA के बीच वक्र खींचा जाता है। किसके बीच खींचते हैं? फील्ड धारा जो यहाँ से आप जो है यहाँ से सप्लाई डाल रहे हैं, ये कौन सी सप्लाई डाल रहे हैं? डीसी सप्लाई। तो डीसी सप्लाई डालने के लिए हम लोग जो है डीसी शंट जनरेटर का प्रयोग करेंगे, शंट जनरेटर का प्रयोग करेंगे। और ये जो है डीसी वोल्टता लगभग 240 वोल्ट देगा। और यहाँ से जो धारा जाएगी उसे कहेंगे IF, और जो आर्मेचर से धारा निकलेगी उसे कहेंगे IA या I कहेंगे। तो ये है आपका आर्मेचर, अथवा इसी को कहेंगे स्टेटर वाइंडिंग। और जो चुंबकों को उत्तेजित करने के लिए यहाँ पर वाइंडिंग चढ़ाएं, इसे कहेंगे फील्ड धारा और फील्ड वाइंडिंग। और इसमें जो धारा बहेगी उसे कहेंगे IF या फील्ड करंट। तो IF और आर्मेचर धारा IA के बीच हम लोग जो है वक्र खींचते हैं, ग्राफ खींचते हैं। तो वही लिखे हैं फील्ड धारा IF व आर्मेचर धारा IA के बीच वक्र खींचते हैं। ठीक। और यह वक्र जो है हमें अंग्रेजी के कैपिटल V आकार का मिलता है। ये वक्र हमें कैसा मिलता है? तो अगली पॉइंट आप लिखेंगे, अगली पॉइंट इसमें लिखेंगे कि यह वक्र या यह कर्व जो भी है, यह कर्व कैपिटल V आकार का प्राप्त होता है। इसलिए इसे V वक्र कहते हैं। V वक्र कोष्ठ में कर्व कहते हैं। क्लियर है? अंग्रेजी के लिख लीजिएगा, इंग्लिश के कैपिटल V आकार का प्राप्त होता है। देखिए कैपिटल V आकार का ये प्राप्त हो रहा है। तो ये V वक्र इसलिए कहते हैं क्योंकि उसी शेप में मिला। अब इसके हम अध्ययन काहे का करते हैं? तो इस ग्राफ के द्वारा या इस कर्व के द्वारा फील्ड धारा कोष्ठ में IF के आर्मेचर धारा IA पर प्रभाव को ज्ञात करते हैं, या प्रभाव का अध्ययन कर, प्रभाव का चलिए अध्ययन लिख लीजिएगा, अध्ययन करते हैं। जबकि भार स्थिर रहेगा। भार क्या रहेगा? भार को नहीं घटाना,
भार स्थिर रहेगा। भार को स्थिर रखकर और हम लोग जो है IF के आर्मेचर IA पर प्रवाह या IF का लिख लें, IF फील्ड धारा, इसको मिटा देते हैं नहीं तो कंफ्यूज होंगे। फील्ड धारा IF का आर्मेचर धारा IA पर प्रभाव का अध्ययन करते हैं जबकि भार स्थिर रहेगा। तो अब क्या क्या है ग्राफ, तो यहाँ पर हम लोग जो है x अक्ष पर फील्ड धारा, ये है फील्ड धारा IF लिख दिया एम्पियर में, IF फील्ड धारा ये है x अक्ष पर, और y अक्ष पर जो है हम लोगों ने आर्मेचर धारा IA कर। यहाँ पर हम लोग पावर फैक्टर भी कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर फैक्टर cos फाई भी कर सकते हैं। ठीक, तो अब देखिए पहली पॉइंट कि जब फील्ड धारा, ये वाली जो फील्ड धारा जो इसमें डाल रहे हैं, ये फील्ड धारा का मान बहुत कम होता है तब आर्मेचर धारा का मान अधिकतम। तो देखिए यहाँ पर फील्ड धारा यही 0 है, यहाँ पर फील्ड धारा का मान 5 है, यहाँ 0 है, फिर 1 2 3 4 5 हुआ, फिर 5 6 7 8 9 10 हुआ, ऐसे बढ़ रहा है। तो हमारा जो है जब धारा का मान, फील्ड धारा का मान लगभग 0 के बराबर है तो हमारा आर्मेचर धारा देखिए 20 एम्पियर 25 एम्पियर 30 एम्पियर 35 एम्पियर है। तो वही आप लिख रहे हैं कि जब IF यानी फील्ड धारा का मान बहुत कम होता है तब आर्मेचर धारा IA लिखा ये अधिकतम होती है। और ऐसा कब है, शून्य लोड, जब कोई लोड नहीं डाले हैं, ऐसे की बात हम लोग कर रहे हैं कि लोड ना हो और फील्ड धारा हमारी जो है बहुत कम हो अथवा नियर अबाउट 0 हो, तो उस समय हमारी आर्मेचर धारा बहुत अधिक होती है। ये ग्राफ आपका बता रहा है। अब दूसरा का पॉइंट हम लोगों ने लिखा कि IF का मान, अब फील्ड धारा का मान इन चुंबकों में बढ़ाते हैं, जैसे जैसे बढ़ाएंगे तैसे तैसे क्या होगा, IA घटती जाएगी। क्यों IA घटती जाएगी, क्योंकि बेटा IF का मान बढ़ाएंगे तो पावर फैक्टर बढ़ने लगेगा, पावर फैक्टर, हाँ पावर फैक्टर cos फाई बढ़ेगा, बढ़ने लगेगा तो धारा IA घटती जाएगी। ठीक है, अभी आपने कहा कि जब पावर फैक्टर बढ़ता है तो धारा IA कम रहेगी। तो वही आपने लिखा कि IF का मान या फील्ड धारा का मान बढ़ता जाता है, वैसे वैसे जो है आर्मेचर धारा IA घटती जाती है। क्यों, क्योंकि पावर फैक्टर, जैसे ही आप इसमें उत्तेजन बढ़ाएंगे तो पावर फैक्टर बढ़ना शुरू हो जाएगा, एक की ओर चलने लगेगा, अग्रसर हो जाएगा। अब अगला आपने लिखा, तो देखिए ना, अब ये हमारा जो है इस पॉइंट को भी ये ग्राफ बता रहा है, ये ग्राफ से ही अध्ययन किया जा रहा है। तो ग्राफ भी यही बात बता रहा है कि IF का मान बढ़ता जाता है, तो यही फील्ड धारा है, यहाँ 0 से देखिए 5 एम्पियर किया, फिर 10 एम्पियर किया, ऐसे जैसे जैसे हम लोग धारा का मान, हाँ फील्ड धारा का मान बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे देखिए ना अब हमारा जो है ये जो है, हाँ ये देखिए घटने लगती है। अब 20 एम्पियर या 22 एम्पियर से हमारी आर्मेचर धारा घटकर जो है 14 एम्पियर पर आ गई और यहाँ पर जो है घटकर जो है, तो वही बात आप कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम IF यानी इस धारा का मान इधर की ओर बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे ये घटकर नीचे की ओर आ रही। ये ग्राफ बता रहा है IA घटती जाती है, IA घटेगी और पावर फैक्टर तब बढ़ेगा। ठीक, अब जब नॉर्मल उत्तेजन क्या है, 100%, ठीक है, तो 100% जब उत्तेजन करेंगे तो उस समय पावर फैक्टर हमारा अधिकतम हो जाएगा cos फाई,
तो यहाँ पर जो नॉर्मल उत्तेजन है बेटा वो 15 एम्पीयर पर माना, यही लिखा गया है कि 15 एम्पीयर तक जो है निम्न उत्तेजन है और 15 एम्पीयर पर जो है हमारा नॉर्मल उत्तेजन है, सामान्य उत्तेजन है या 100% उत्तेजन है। और इस समय पावर फैक्टर 1 है, तो लिखा गया है इस समय पावर फैक्टर 1। तो हमारा जो इस ग्राफ में आप देख रहे हैं वो नॉर्मल उत्तेजन IF का मान 15 एम्पीयर, कितना 15 एम्पीयर, और 15 एम्पीयर पर जो ऊर्ध्वाधर लाइन खींची गई है उसी लाइन के इस तरफ जो है हमारा निम्न उत्तेजन है, यानी 14 एम्पीयर, और 0 एम्पीयर से लेके 14 एम्पीयर तक की अगर धारा दे रहे हैं तो निम्न उत्तेजन है। 15 एम्पीयर जो है हमारा नॉर्मल 100% उत्तेजन है, और 15 एम्पीयर से इधर जैसे ही आप धारा का मान 16, 17, 18, 20, 25 करते जाएंगे वो होने लगेगा अति उत्तेजन। तो इधर दिखाया गया 15 एम्पीयर से लेके आगे तक अति, ठीक है। तो इस तरह से लगातार जो है हम लोगों का जो है धीरे धीरे घटता जाता है, और जैसे ही 100% नॉर्मल उत्तेजन करते हैं यानी 100% उत्तेजन करते हैं, उस समय हम लोगों का ग्राफ में 15 एम्पीयर है, उस समय आप देख रहे हैं कि आर्मेचर धारा घटकर न्यूनतम, ये आ गई न्यूनतम। तो 100% उत्तेजन पर वहीं आप लिखे हैं कि नॉर्मल उत्तेजन, अथवा इसी को सामान्य उत्तेजन या इसी को कहेंगे 100% उत्तेजन पर पावर फैक्टर 1 होगा। और उस समय दी गई फील्ड धारा यानी IF, उस समय दी गई फील्ड धारा IF जो है बेटा कहलाएगी सामान्य उत्तेजन धारा। क्या कहलाएगी? ये जो उस समय धारा इसमें जाएगी उसे हम लोग कहेंगे सामान्य उत्तेजन धारा कहलाएगी IF, ठीक है, कहलाती है। और अब जो है आर्मेचर धारा IA का मान न्यूनतम होता है। क्या होता है? न्यूनतम हो जाएगा। तो यही आप लिख रहे हैं, देखिए आर्मेचर धारा IA घटकर जो है अपने न्यूनतम मान पर आ गई, और ये जो 15 एम्पीयर है यही हमारा IF का मान इस समय 15 एम्पीयर जो है इस ग्राफ के अनुसार जो है ये नॉर्मल जो है फील्ड धारा। सामान्य उत्तेजन धारा का मान यहाँ पर कितना है? 15 एम्पीयर दिख रहा है, और उस समय आर्मेचर धारा IA न्यूनतम मान पर अपने आ गई। यहाँ तक हो गया। अब क्या करें बेटा, अब हम लोग ओवर एक्साइट करना शुरू, ठीक है ना। ओवर एक्साइट करना शुरू करेंगे तो 15 एम्पीयर से जैसे 16 एम्पीयर, 17 एम्पीयर, 18 एम्पीयर ये फील्ड धारा डालेंगे और चुंबकों का अति उत्तेजन शुरू कर देंगे। तो ऐसे ही आप देखते हैं कि फिर जो है हमारा जो है धीरे धीरे आर्मेचर धारा ऊपर की ओर जा रही है, बढ़ने लगी। तो वही लिखे हैं सामान्य उत्तेजन धारा से IF का मान बढ़ाना शुरू करें तो अब आर्मेचर धारा और न घटकर बढ़ने लगे। तो ये वाला ग्राफ ऐसे जा रहा, फिर बढ़ रहा है। यहाँ पर किया तो थोड़ा सा बढ़ा, फिर यहाँ पर किया तो इतना बढ़ गई, यहाँ पर किया तो इतना बढ़ गई, यहाँ पर किया तो इतना बढ़ गई, ऐसे यहाँ पर किया तो इतना बढ़ गई। इस तरह से इधर वाला पोर्शन ये बता रहा है कि हमारा जो है अब एक्साइट अगर हम लोग करते हैं, नॉर्मल उत्तेजन के बाद भी उत्तेजन धारा को बढ़ाते हैं, तो अब आर्मेचर धारा घटने के बजाय पुनः बढ़ने लगती है। तो आर्मेचर धारा IA बढ़ने लगती है। तो यही अध्ययन हम लोग कर रहे थे, और उसमें भी पढ़े हैं हम लोग कि यदि अग्रगामी पावर फैक्टर ऑलरेडी है और उसके बाद भी अगर उत्तेजन हम करते हैं, अग्रगामी एक पॉइंट हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं कि अग्रगामी पावर फैक्टर पर और उत्तेजन को बढ़ाएं और उत्तेजन को
को बढ़ाएं, और उत्तेजन कहाँ से बढ़ेगा? यही फील्ड धारा से। और उत्तेजन को बढ़ाएं बेटा, तो हमारा पावर फैक्टर cos फाई बढ़ने के बजाय कम होने लगता है, बढ़ने के बजाय अब कम होने लगता है। और अब जब ये कम होने लगेगा तो आर्मेचर धारा आइए बढ़ने लगती, बोलिए भाई ना, बढ़ने लगती है, बोलिए भाई। ये लिखाया गया, वही बात ये भी बता, ये ग्राफ भी वही बात बता कि जब सामान्य उत्तेजन धारा से IF का मान और बढ़ाने लगे, उत्तेजन और बढ़ाने लगे, तो हमारा क्या होगा कि अब पावर फैक्टर बढ़ने के बजाय कम होने लगेगा। और जब पावर फैक्टर कम होगा तो IF बढ़ने लगेगी। तो ये देखिए धारा IF बढ़ने लगेगी, पावर फैक्टर बल्कि घटने लगे। क्लियर हो गया? तो यही सब जो है अध्ययन किया गया कि भाई हम लोग जो है उत्तेजन धारा IF को जो है शुरू में बढ़ाएंगे तो क्या होगा, फिर जो है बाद में उत्तेजित जब हो गया नॉर्मल से, उसके बाद भी और बढ़ाते हैं तब क्या होगा, हमारी आर्मेचर धारा घटेगी कि बढ़ेगी। तो यही आर्मेचर धारा पर जो है IF का प्रभाव हम लोग देख रहे हैं। और ये ग्राफ जो है हमें V आकार का मिल गया, इसलिए इसका नाम पड़ गया V वक्र या V कर्व। और ऐसे अगर पावर फैक्टर भी लेंगे तो हम लोगों का पावर फैक्टर भी ये अगर डॉटेड से बना दें तो ऐसे जाता है, ऐसे पावर फैक्टर भी ऐसे जाता है। ये क्या हो गया, यही है आपका पावर फैक्टर वाला डॉटेड वाला वक्र जो है पावर फैक्टर है। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि जब निम्न उत्तेजन है बेटा तो पावर फैक्टर कम, और जैसे जैसे उत्तेजन धारा बढ़ाते हैं वैसे वैसे पावर फैक्टर बढ़ता जाता है। देखिए बढ़कर इतना, लेकिन जब उत्तेजन हम लोगों ने 100% कर दिया, पावर फैक्टर को इकाई ला दिया, अब उसके बाद भी 15 एम्पियर हमारा नॉर्मल उत्तेजन, वहाँ तक मैक्सिमम पर पावर फैक्टर गया। लेकिन अब और जो है 16 एम्पियर, 18 एम्पियर, 20 एम्पियर ऐसे उत्तेजन धारा IF को यानी फील्ड धारा को बढ़ाते जाते हैं, तो अब पावर फैक्टर बढ़ने के बजाय घटने लगे। क्लियर हो गया? ऐसे ये चीज जो है वो पावर फैक्टर को बता रहा है, ठीक है ना। ये कब पर है? अति उत्तेजन, और इधर वाला पोर्शन जो है निम्न उत्तेजन। तो इस तरह से हम लोगों का ये V वक्र खत्म हुआ। ये भी पूछता है कभी कभी, तो ये 3-4 पॉइंट्स है बेटा, इसे आप ध्यान से देख लें। वैसे ये सब सारी बातें इधर वाली भी लिखाई गई हैं इसके द्वारा, तो वही है अध्ययन। अब उसके बाद जो है अब हम लोग जो है इस मोटर की कुछ जो है इसके और भी गुण देख लेते हैं। तो इस मोटर की विशेषताएं लिख लें। तो लिख लें मोटर की सामान्य विशेषताएं। सिंक्रोनस मोटर की सामान्य गुण बेटा, तुल्यकाली मोटर लिख लेंगे। अब जो है पहला लिख लें क्षमता, लिख लें इनकी क्षमता, लिख लें 1000 HP, 15 kV, कितने वोल्ट? 15,000। दूसर का स्टार्टिंग टार्क, स्टार्टिंग टार्क को कहेंगे बेटा प्रवर्तन, प्रवर्तन बल आघूर्ण, प्रवर्तन बल आघूर्ण।
इसे 60 में हम लोग टीएस करते हैं। क्या करते हैं? टीएस, स्टार्टिंग का टीएस, ये लगभग 0 है। ये कितना है? इसीलिए ये मोटर सेल्फ स्टार्ट। और वैसे कोस्ट में लिख लें टीएस इज इक्वल टू 0.75 टी। टी कौन सा है? रनिंग का। ये टी कौन सा? हाँ, जब मोटर रन करती है उस समय का टार्क। तो आप कहेंगे टी रनिंग टार्क है। टी कौन सा टार्क है? हाँ, रनिंग टार्क। तो आप यूं कहेंगे कि हमारा स्टार्टिंग टार्क लगभग 0 है, अथवा स्टार्टिंग टार्क जो है रनिंग टार्क का 0.75 गुना। हाँ, फिर तीसरा आप लिख लें बेटा स्टार्टिंग करंट। स्टार्टिंग, हाँ, सभी मोटरें जो है स्टार्टिंग के समय धारा ज्यादा लेती हैं, तो स्टार्टिंग करंट को हम लोग कहेंगे आईएस। क्या कहेंगे? हाँ, या हिंदी में कहेंगे प्रवर्तन धारा। तो प्रवर्तन धारा आईएस बराबर है 3I। 3I क्या? आई क्या है? रनिंग करंट। जब मोटर फुल स्पीड पर चलने लगेगी, बैक ईएमएफ डेवलप होने लगेगा बेटा, तो उस समय जो मोटर हमारी धारा लेगी उसे हम लोग कहेंगे रनिंग करंट। ठीक है ना? या प्रचालन करंट। तो प्रचालन धारा आई का, ये कौन सी धारा है? हाँ, रनिंग धारा है। इसको हम लोग रनिंग करंट कहेंगे, रनिंग करंट कहेंगे, अथवा इसी को कहेंगे प्रचालन धारा। ये आई, इसका जो है ये 3 गुना स्टार्टिंग। ठीक है? स्टार्टिंग को कहेंगे प्रवर्तन धारा। क्या कहेंगे? हाँ, हिंदी भी जानते रहे, क्योंकि हिंदी वर्जन देखेंगे तो यही देगा प्रवर्तन। अगला है अगला लिख लें, यह सेल्फ स्टार्ट नहीं है बेटा। अगला लिख लें सेल्फ स्टार्ट नहीं। और डैम्पर वाइंडिंग लगाकर इसे सेल्फ स्टार्ट बना सकते हैं। डैम्पर वाइंडिंग लगाकर सेल्फ स्टार्ट बनाया जा सकता है। इसका 5वां लिख लें बेटा, गति भार अभिलक्षण। गति भार अभिलक्षण, तो लिख लें बेटा परम स्थिर गति है। क्या? भार चाहे 0 दें चाहे फुल लोड दें बेटा, तो वही गति भार अभिलक्षण में लिख लें 0 भार से, हाँ, फुल या पूर्ण भार तक एक समान या फिर कहेंगे बेटा सिंक्रोनस। 60 में कहेंगे NS। क्या? हाँ, ठीक। अगली पॉइंट लिख लें, सिंक्रोनस गति NS बराबर 120 F/P से बेटा यदि इसकी गति जो है हाँ परिवर्तनीय नहीं,
एनएस क्या है? हाँ, एक समान है या सिंक्रोनस स्पीड है से एनएस या सिंक्रोनस गति की गणना करेंगे से तुल्यकालिक गति की गणना करेंगे। अगली पॉइंट लिख लें, परम स्थिर गति है मोटर की, बेटा परम स्थिर गति है, सिंक्रोनस मोटर की परम स्थिर गति है, अतः गति परिवर्तन संभव नहीं। गति परिवर्तन संभव नहीं है सामान्य रूप से। फिर भी यदि गति परिवर्तित ही करना पड़े, तो बिना आवृत्तीय के परिवर्तन से संभव नहीं। अगली पॉइंट लिख लें, आवृत्ति परिवर्तन हेतु फ्रीक्वेंसी बेटा कन्वर्टर या फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर दोलित्र कहें, क्या कहें? ऑसिलेटर जिसे दोलित्र कहते हैं, दोलित्र से हम लोग फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करेंगे। तो लिख लें, फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर या फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर पोस्ट में दोलित्र का प्रयोग कर सिंक्रोनस मोटर की गति बदली जा सकती है। अगला लिख लें, यह पश्चगामी शक्ति गुणक से अग्रगामी शक्ति गुणक के विस्तृत रेंज, क्या लिख लीजिएगा, विस्तृत कैसे लिख लीजिएगा? विस्तृत परास में परास पर सफलतापूर्वक कार्य करती है।
ठीक है। पहला लिख लें बेटा, निम्न उत्तेजन पर चुंबकों के निम्न उत्तेजन पर cos फाई जो पावर फैक्टर पीएफ यानी पावर फैक्टर cos फाई लैगिंग होता है या पश्चगामी होता है, पश्चगामी होता है। दूसरा सामान्य उत्तेजन पर पावर फैक्टर cos फाई एक और पश्चगामी है, एक अधिकतम, एक ये मैक्सिमम और पश्चगामी होता है। और थर्ड लिख लें, अति उत्तेजन पर पावर फैक्टर cos फाई अग्रगामी होता है। पश्चगामी को बेटा लैगिंग कहेंगे, अग्रगामी को लीडिंग कहेंगे। लीडिंग ऐसे लैगिंग कहेंगे। तो ये विस्तृत परस्पर जो है सफलतापूर्वक कार्य करती है। आगे लिख लें, अगली पॉइंट लिख लें, दिख रहा है कि नहीं? अगली पॉइंट लिख लें बेटा, जो इसका ये प्रचालन टार्क है, प्रचालन टार्क या बल आघूर्ण कहेंगे हिंदी में, प्रचालन बल आघूर्ण कैपिटल टी समान अनुपाते सप्लाई वोल्टेज भी होगा। क्या? सप्लाई वोल्टेज भी के समान अनुपाती, जितने हम लोगों के भी घर में देखते हो कि वोल्टेज कम आता है तो टुल्लू वगैरह धीरे धीरे चलती या मोटर धीरे धीरे चलती है, लोड नहीं ले पाती। और जब वोल्टेज फुल आता है तो पंखा भी तेज चलता है, माने मोटर, पंखा क्या मोटर, और अन्य मोटरें भी, टुल्लू वगैरह भी, और जो आपकी जो है अन्य मोटरें जो लगाए हैं उद्योग कोई कारखाना, तो वो भी तेज चलती है जहाँ वोल्टेज डाउन हुआ। तो इस तरह से टार्क जो है हमारा वो सप्लाई वोल्टेज के समान अनुपाती होता है। कौन वाला? प्रचालन वाला। ठीक है ना। अब इसका अगर डायरेक्शन बदलना है, मोटर को मान लीजिए क्लॉकवाइज चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज चलाना है, तो किन्हीं दो तारों को, हाँ, इस तार को बेटा यहाँ जोड़ देंगे और इस तार को यहाँ जोड़ देंगे, तो इनका फेज सीक्वेंस चेंज हो जाएगा और मोटर जो है पहले के विपरीत दिशा में घूमने लगेगी। तो अब लिख लें अगली पॉइंट, इसको मिटा दें। अगली पॉइंट विपरीत गति लिख लें। तो लिख लें बेटा, सप्लाई फेज के इन्हीं दो तारों को, इन्हीं दो तारों को आपस में बदल देने से, बदल देने से विपरीत गति मिल जाएगी। और ये बदल जाएगी। आगे बेटा हंटिंग प्रभाव से ये भी प्रभावित है, दोलन या हंटिंग।
आपेक्षिक कीमत माने आपेक्षिक कीमत का मतलब इंडक्शन मोटर की तुलना में इसकी कीमत 2 है। और ऐसे ही जो है मेंटेनेंस भी दुगना। अब अगला इनका उपयोग लिख लें बेटा। इनका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे? तो पहला तो जो है स्थिर भार पर करें। किस पर करें? स्थिर भार वाले कार्यों, जहां पर भार बेटा कम और ज्यादा नहीं होगा। दूसरा का स्थिर गति वाले कार्य। दूसरा का क्या? हाँ, स्थिर गति वाले कार्य। तीसरा बोल्टता पाथ को नियंत्रित करने। चौथा पावर फैक्टर। संशोधित मतलब बढ़ाना। तो स्थिर भार वाले जो कार्य हैं बेटा, वहां पर हम लोग इनका प्रयोग करेंगे। और ये परम स्थिर गति वाली मोटर है तो स्थिर गति वाले कार्यों में प्रयोग करेंगे। और बोल्टता पाथ को भी ये नियंत्रित करते हैं। अभी आपने कहा ना कि ओवर एक्साइट कर देंगे तो इसका जो है विद्युत वाहक बल E बढ़ जाता है और वो जो है सप्लाई वोल्टेज के विरोध में रहेगा बेटा। तो हमारा E इज ग्रेटर देन V हो जाएगा। नॉर्मल उत्तेजन पर E इज लेस देन V होता है। और फिर जो है कम उत्तेजन कर दिया तो E इज लेस देन V होता है। तो इस तरह से हम लोग वोल्टेज पाथ को भी थोड़ा नियंत्रित करते हैं। और पावर फैक्टर को भी आपने कहा कि अति उत्तेजित कर देंगे तो पावर फैक्टर एक की ओर भागने लगेगा, अग्रगामी हो जाएगा। निम्न उत्तेजन करेंगे तो पावर फैक्टर जो है घटने लगेगा, पश्चगामी होगा, धारा I बढ़ने लगेगी। और सामान्य उत्तेजन करेंगे तो ऐसा है। तो जहाँ पर अभी आपको हमने बताया सारी बातें कि जहाँ पर भी हम लोग इंडक्टिव लोड डालते हैं, इंडक्टिव लोड कौन कौन है? इंडक्टिव लोड जहाँ हम लोग डालते हैं, इंडक्टिव का मतलब कुंडली वाला। तो ये कुंडली वाला हमारा प्रेरण मोटर है। प्रेरण मोटर हो गया। ये प्रेरण मोटर की संरचना आप लोगों को बता रहे थे कि ऐसे ये प्रेरण मोटर हो गई। मान लीजिए कि ये बाइंडिंग हो गई और एक बाइंडिंग यहाँ धुर्रे पर भी हम लोग लगा देते हैं ऐसे। और इसमें हम लोग सप्लाई यहाँ से डालते हैं V वोल्ट की, AC सप्लाई इसमें डालते हैं V वोल्ट की। तो इसके फ्लक्स इससे कटने लगते हैं और प्रेरण के कारण जो है दूसरी वाली कुंडली में, ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग है। ये कौन सी वाइंडिंग? हाँ, ये प्राइमरी वाइंडिंग है और इसे हम लोग सेकेंडरी वाइंडिंग करते हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग कहेंगे। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में इसके परिवर्ती फ्लक्स प्राइमरी के कटने लगते हैं, जिससे सेकेंडरी में धारा बहने लगती है। और इस तरह से दोनों कुंडलियां चुंबकीय हो जाती हैं। वो स्टेट वैज्ञानिक ने बताया कि जब भी धारा किसी तार में या कुंडली में बहती है तो बिना चुंबक के उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनने लगते हैं। इस तरह से प्राइमरी भी चुंबकीय हो गई और सेकेंडरी भी चुंबकीय हो जाती है। दोनों के चुंबकीय बल आरोपण प्रत्यारोपण बलों का एक दूसरे पर करने लगते हैं। तो ये बैरिंग और धुर्रे पर फिट है तो ये जो है नाचने लगते हैं। ठीक है ना। तो ये जो है प्रेरण मोटर। और प्रेरण मोटर की कहानी हम लोग जानते हैं कि कुंडली में क्या होता है। तो कुंडली में हम लोग जानते हैं कि ये धारा है,
धारा IL बोलेंगे और उसका वोल्टेज VL। तो ये 90 अंश अग्रगामी होता है। फाई बराबर कितना अंश हो गया कलांतर? 90 अंश। तो प्योर कुंडली में हम लोग जो है AC सर्किट जो पढ़े हैं तो उसमें पढ़े हैं कि धारा से जो है वोल्टेज 90 अंश अग्रगामी होता है। तो इसी कुंडली को, एक कुंडली अगर ऐसे हम लोग ले लें और इस कुंडली को अगर हम लोग जो है V वोल्ट की सप्लाई से यहाँ से जोड़ दें और इसमें धारा मान लीजिए कि IL बह रही है और VL सप्लाई से जोड़ दें तो हम लोग देखते हैं कि VL जो है 90 अंश अग्रगामी होता है धारा IL से, कुंडली में बहने वाली धारा IL। तो कलांतर यही फाई हो गया। इसी फाई का कास लेते हैं तो पावर फैक्टर ज्ञात हो जाता है। धारा और वोल्टेज के बीच इस कोण को ही कलांतर कहते हैं या फेज एंगल कहते हैं। और फेज एंगल फाई का यदि कास ले लिया जाए तो उसी को पावर फैक्टर कहते हैं। तो इस तरह से पावर फैक्टर बराबर हो गया कास फाई, और फाई का मान 90 अंश है तो बराबर हो गया कास 90, और कास 90 का मान होता है 0। और धारा यहाँ पीछे चल रही है। जब धारा पीछे चलेगी तो हम लोग कहेंगे कि पावर फैक्टर पश्चगामी, और जब धारा आगे चलती है वोल्टेज से तब कहेंगे पावर फैक्टर अग्रगामी है। तो इस तरह से बेटा जितनी भी कुंडली वाली मोटरें हैं, कुंडली वाला ट्रांसफार्मर है, कुंडली वाले ही लोड को हम लोग जो है हम लोग इंडक्टिव लोड कहेंगे अथवा प्रेरकीय लोड कहेंगे। क्या कहेंगे? हाँ, प्रेरकीय भार कहेंगे या इंडक्टिव लोड कहेंगे। तो इस तरह से कुंडली में हमारा जो पावर फैक्टर है वो 0 है और पश्चगामी है, लेकिन इस कुंडली में कुछ रेजिस्टेंस भी है। रेजिस्टेंस क्या करता है? पावर फैक्टर 1 रखने का प्रयास करता है। और इसका जो बेटा इस तरह से है तो हम लोग देखते हैं कि पावर फैक्टर कुल मिला के जहाँ पर इंडक्टिव लोड या कुंडली वाला लोड डालते हैं तो वहाँ पर पावर फैक्टर अब हमारा जो है 1 या जो 0.8 पावर फैक्टर का मानक मान माना गया है उससे घट जाता है और 0.5 के रेंज में, 0.4 के रेंज में पावर फैक्टर आ जाता है। और जैसे ही पावर फैक्टर घटेगा तो पावर P बराबर आप लोग पढ़े हैं VI cos फाई होता है, इतना वाट होता है पावर के लिए फार्मूला। तो ये घटेगा, ये घटता है तो हमारा I जो है बढ़ जाता है, क्योंकि वोल्टेज तो स्थिर है तो हमारा I बढ़ जाता है उसी अनुपात में। इसलिए जो है अगर चाहते हैं कि धारा I कम बहे तो हमें पावर फैक्टर को घटने नहीं देना, पावर फैक्टर को 0.8 के रेंज में रखना जरूरी है। तो इस तरह से कुंडली का ये गुण है कि ये जो है पावर फैक्टर को घटाती है, और पावर फैक्टर जब घटेगा तो धारा बढ़ेगी, धारा बढ़ेगी तो I²R से जो है लॉसेस बढ़ जाएगा, लॉसेस बढ़ेगा तो हमारा मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर जो भी है उसकी दक्षता घटेगी। या हमारी ट्रांसमिशन लाइन आ रही है तो उसमें अगर धारा बढ़ जाएगी तो I²R से वो जो है वैद्युत ऊर्जा को उष्मा बनाकर हवा में उड़ाता रहेगा, उसे हम कहेंगे लाइन लॉस। लाइन लॉस बढ़ जाएगा तो हमारे लाइन की दक्षता घट जाएगी, ठीक है ना। जितना हमारा जो है सेंडिंग सिरा भेज रहा है वो पूरी सप्लाई हम लोगों को नहीं मिलेगी, मालूम हुआ आधा तो जो है तार ने ही उड़ा दिया, तो वो लाइन लॉस हो जाएगा। प्लस हमारा जो है जब धारा अधिक रहेगी तो मोटा तार लगाना पड़ेगा, मोटा तार लगाएंगे तो धातु महंगी है, उसका वजन बढ़ जाएगा, वजन में धातु बिकती है तो आपका पैसा बहुत ज़्यादा तार में लगेगा। अब तार में जो पैसा लगेगा ही लगेगा, तीनों फेज में तो लगेगा ही लगेगा, प्लस उन तार को साधने के लिए अब आपको हैवी सपोर्ट यानी टावर और खंबे लगाने पड़ेंगे, इंसुलेशन देना पड़ेगा, इंसुलेटर भी हैवी देने पड़ेंगे, क्रॉस आर्म हैवी लगाना पड़ेगा, फाउंडेशन भी हैवी बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से बहुत सारे खर्चे, जो लाइन हमारी 1 लाख में या 10 लाख में बिछ सकती है उसका 2-3 गुना पैसा लगने लगता है। हर चीज़ में मिलाकर ऐसे बढ़ोतरी हो जाती है। और दूसरा जो है दक्षता घटती है, वैद्युत ऊर्जा का क्षय होने लगता है। तो ये सारा माने आई जहाँ बढ़ी यानी पावर फैक्टर घटा तहाँ ये सब सारी समस्याएं आ जाएंगी। फिर आपका अब वो पावर फैक्टर कम आपके मोटर में जा रहा है
तो आपके कारखाने में जितनी मोटरें हैं अब उनकी दक्षता घट जाएगी, वो हीट होने लगेंगी और उनकी लाइफ घट जाएगी। ज़्यादा हीट होंगी तो बाइंडिंग जल भी सकती है। तो ये सब समस्या आ जाती हैं। इससे बचने के लिए पावर फैक्टर को 0.8 अथवा 1 के रेंज में रखना जरूरी है। तो इसलिए जहाँ जहाँ पर भी इस टाइप का कुंडली वाला लोड डालेंगे वहाँ फैक्ट्री कारखानों में हर जगह जो है ये पावर फैक्टर कुंडली वाला लोड घटाता है। तो कुंडली वाला लोड कहाँ? प्रेरण मोटर। दूसर का ये प्रेरकी या इंडक्टिव लोड किसमें है? तो आपके ट्रांसफार्मर में। किसमें है? ट्रांसफार्मर में भी ये प्राइमरी वाइंडिंग लगाया और इधर सेकेंडरी वाइंडिंग लगाया, तो इसमें भी कुंडली है। ऐसे ही आपका जो है हमारा जो है प्रेरण भट्टी है। कौन सा? जिसे इंडक्शन फर्नेस कहते हैं, प्रेरण भट्टी है। ऐसे ही आर्क भट्टी है। कौन सा? तो इन सब जो है ये इस टाइप के लोड हैं, ये प्रेरकी लोड है, इंडक्टिव लोड है और इनका हम लोग जो है एसी परिपथों में खूब प्रयोग करते हैं। और आपने तो कहा ही कि ये जो प्रेरण मोटर है, ये जो प्रेरण मोटर है इसे हम लोग इंडस्ट्रियल मोटर भी कहते हैं। इंडस्ट्रियल मोटर भी कहते हैं क्योंकि इसी का सर्वाधिक माने कल कारखाने में सर्वाधिक इसी का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से ये सारी मोटरों में वाइंडिंग होती है। सब वाइंडिंग जो है कुंडली है, एक तरह से कॉइल है और ये जो है इसी तरह से पावर फैक्टर को घटा देती हैं। इस तरह से उद्योगों में, कारखानों में या उद्योग के पास जो सब स्टेशन बना हुआ है वहाँ पर पावर फैक्टर सुधारना है। तो इसी मोटर को, जो हमारी ये वाली सिंक्रोनस मोटर है, इसको निर्भार पर अति उत्तेजन की स्थिति में और इसे लाइन के समांतर क्रम में जोड़कर, किस क्रम में? और अति उत्तेजन और बिना भार के इसे चलाते हैं। तब ये जो है जैसे अति उत्तेजित करते हैं तो हम लोग देखें ना कि पावर फैक्टर अग्रगामी होने लगता है, एक की ओर अग्रसर होने लगता है। और उसके लिए कितना उत्तेजन करना है तो इस परिपथ में जो फील्ड धारा जा रही है उसमें रेगुलेटर का प्रयोग करेंगे। जैसे आपका पंखे का रेगुलेटर है, पंखे की स्पीड कम ज़्यादा करता है। गैस का रेगुलेटर है, गैस में आप चूल्हा का लौ जो है कम और ज़्यादा करते हैं, यानी गैस की मात्रा कम करते हैं। वैसे यहाँ से फील्ड धारा IF का मान कम ज़्यादा करके इसका उत्तेजन को ऐसा नियंत्रित करेंगे कि हमारा पावर फैक्टर अग्रगामी होते हुए 0.8 के रेंज में पहुँचता है। तो ये जो है तब हमारा पावर फैक्टर ये सुधारेगी और मोटरों को अच्छा पावर फैक्टर मिलेगा, उनकी इफिशियंसी बढ़ेगी, हमारे लाइन की भी इफिशियंसी बढ़ेगी और वहाँ पर वोल्टता पाथ को भी ये नियंत्रित करेगी। तो इस तरह से इस मोटर को जब हम लोग जो है पावर फैक्टर संशोधित करने के लिए या उसको बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं बेटा, तब इसे हम लोग जो है सिंक्रोनस मोटर न नाम देके सिंक्रोनस कंडेंसर या तुल्यकाली संधारित्र नाम इसको दिया गया। क्लियर है? तो ये सारी विशेषताएं हो गई। अब इसके अलावा आपने पढ़ा कि एक होता है सिंक्रोनस प्रेरण, तुल्यकाली प्रेरण। तो सिलेबस में तो है नहीं, लेकिन अगर जानना चाहें तो हम लोग तुल्यकाली प्रेरण मोटर को भी जान सकते हैं। तो ये है आपकी तुल्यकाली प्रेरण मोटर। तुल्यकाली प्रेरण मोटर, तो ये जो है तुल्यकाली प्रेरण मोटर है। तो इसमें क्या है? इसमें दोनों गुण है। ये सिंक्रोनस वाला भी गुण है, सिंक्रोनस मोटर का भी गुण है, सिंक्रोनस मोटर का भी गुण है इसमें, और प्लस प्रेरण मोटर का भी गुण, प्रेरण मोटर का भी इसमें गुण होता है। दोनों गुण कैसे है अब यही देखें। अब इसका जो बाइंडिंग है वो जो है अब हम लोग जो है फेज वाउंड करें। यही है फेज वाउंड, ये है फेज वाउंड। जिस तार से हम लोग स्टेटर पर वाइंडिंग करें उसी तार से रोटर पर भी वाइंडिंग कर दें, तो यही हो गया फेज वाउंड।
इसे क्या कहेंगे? अब हमारा रोटर हो गया फेज वाउंड। तो जब फेज वाउंड ऐसे मोटर को कर दिया बेटा और यहां से जो है डीसी सप्लाई दिया, क्या किया? हाँ, इनको हम लोगों ने डीसी सप्लाई दे दिया, तब ये चलेगी सिंक्रोनस मोटर की तरह। क्या कैसे चलेगी? सिंक्रोनस मोटर की तरह। और जब डीसी सप्लाई नहीं देंगे तो चलेगी प्रेरण मोटर की तरह। तो यही आपको लिखाया गया कि ये जो है दोनों मोटर का एक तरह से संयुक्त रूप है। अब इसका जो है पोल न लगा के फेज वाउंड कर देते हैं रोटर, और जब उसमें हम लोग जो है डीसी सप्लाई डालेंगे तो ये सिंक्रोनस मोटर की तरह गति करेगी। और अगर हम लोग नहीं डालते हैं तो इसी की सप्लाई से प्रेरण कारण सेकेंडरी में धारा बने लगेगी और दोनों के चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे पर बलों का आरोपण प्रत्यारोपण करने लगेंगे और फिर अपना नाचने लगेगी, तब उसे कहेंगे प्रेरण मोटर। ठीक है। बाकी यहाँ सामान्य जो गुण धर्म है वो आपके इसी सिंक्रोनस मोटर के समान है। तो अब जो है स्थिर गति वाला जो हमारा कार्य है, जैसे जहाँ पर हम लोग वैद्युत ऊर्जा का जनन कर रहे हैं, जनरेटर चलाना, तो जनरेटर की हमारी इस जनरेटर की गति जो है परम स्थिर होनी चाहिए। तो उसे चलाने के लिए सिंक्रोनस मोटर का हम लोग प्रयोग करें। जनरेटर सेट में स्थिर गति वाला कार्य कौन है? हाँ, एक तो जनरेटर सेट है। जनरेटर सेट में सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा हम लोग जो है इसका प्रयोग जो है टेक्सटाइल मिल में करेंगे, टेक्सटाइल मिल में करेंगे, रबर मिल में करेंगे, टेक्सटाइल मिल, रबर मिल, पेपर मिल, टेक्सटाइल मिल, पेपर मिल, रबर मिल, रोलिंग मिल, रोलिंग मिल, इन सब में करेंगे। इसके बाद जो है पावर फैक्टर सुधारने में करेंगे। तो आपने कहा ही कि भाई इंडस्ट्रियल का जो सब स्टेशन होगा वहाँ पर हम लोग जो है इसे कर लगाएंगे, तो ये जो है पावर फैक्टर भी सुधारेगी, वोल्टेज ड्रॉप को भी पूरा करेगी। ठीक है ना। और बकिया स्थिर गति वाला कार्य और भी जहाँ पर भी है बेटा, और लोड जहाँ पर नहीं घटता बढ़ता है वहाँ पर और जगहों पर भी ऐसे इस मोटर का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद।